हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल के बारे में आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि कोल मीन्स कोयला, और पेट्रोलियम में आती है जैसे फ्यूल्स आते हैं बहुत सारे, सीएनजी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारे पेट्रोलियम में आते हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर शुरू करते हैं कि वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स, सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम ऑफ देम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। हम अपने नेचर में बहुत सारे मटेरियल्स पाए जाते हैं। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स, हम जो यूज़ करते हैं बहुत सारे मटेरियल्स बेसिक नीड्स के हिसाब से, जिसमें से कि कुछ तो हमें नेचर में मिलते हैं और कुछ जो होते हैं मैन मेड होते हैं, यानी कि ह्यूमन एफर्ट्स से मिलते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल दे रखी है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज की लिस्ट बनानी है, नेचुरल और मैन मेड की, कि कौन कौन से आप लोग सोचिए, उनको आइडेंटिफाई कीजिए एंड क्लासीफाई करेंगे कि कौन कौन से होते हैं। तो डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? क्या इस लिस्ट में एयर, वाटर, सॉइल्स और मिनरल्स इंक्लूड हैं? तो सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं तो वो होते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो कैन वी यूज ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? तो क्या हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ इसमें लिमिटेड होते हैं, कुछ लिमिटलेस होते हैं। ठीक है, तो हो गया कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? तो क्या हम एयर, वाटर और सॉइल को ह्यूमन एक्टिविटीज़ के हिसाब से एग्जॉस्ट कर सकते हैं? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7th। हमने क्या करा था, आप लोगों ने जो है स्टडी कर रखी है क्लास 7th में वाटर की। वाटर अच्छे से पढ़ाया जा चुका है। इज़ वाटर आर लिमिटलेस रिसोर्स? क्या वाटर का लिमिटलेस रिसोर्स है, ये बताना है आपको। तो इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू 2 काइंड्स। ठीक है, रिसोर्सेज की उपलब्धियों के हिसाब से रिसोर्सेज को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। मतलब वो कितनी उपलब्धियाँ हैं उनकी, कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं, कितनी मात्रा में नहीं, कि नेचुरल है या फिर मैनमेड है, उसके हिसाब से हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, यानी इसका मतलब ये होता है कि ये अनलिमिटेड होते हैं, ओके, ये लिमिटलेस होते हैं। और एक आता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें होता है ये लिमिटेड होते हैं। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स में आता है कि दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, एग्जाम्पल सनलाइट एंड एयर। ठीक है, मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि अनलिमिटेड होते हैं नेचर में एंड नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा एग्जॉस्टेड नहीं किए जाते, जैसे कि सनलाइट एंड एयर है, मतलब कितना भी इनको यूज़ करो ये ख़त्म नहीं होंगे। ऐसे होता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड। ये जो होते हैं ये लिमिटेड होते हैं। तो ये और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा जो है एग्जॉस्टेड कर ली जाते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ हो गया, मिनरल्स हो गया, रिसोर्सेज और फॉरेस्ट के रिसोर्सेज हो गए, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, कोल हो गया, ये सब जो है लिमिटेड है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये ग्रुप एक्टिविटी है, ये आप लोग करके देख लेना, बस इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें ऐसा है कि मतलब ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप वाइज 3 कंटेनर्स लेके ग्रुप वाइज ग्रुप बनाने हैं उनको देखना है हमको कि उसमें कितने, मतलब ग्रुप में जैसे हमने स्टूडेंट्स का भी ग्रुप बना दिया, कंटेनर में सामान रख दिया, सामान भर दिया उसमें, फिर इसमें हमें ये देखना है कि कौन से कंटेनर का कितना यूज़ हुआ और कितना किसमें बचा रह गया। बस कुछ नहीं है इसमें, ये देखना है हमें कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं कितने कंज्यूम हो रहा है, कितना हम बचना है, मतलब लिमिटेड है या फिर वो लिमिटलेस है। ओके, बस ये इस बॉक्स में आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। अब हम यहाँ से देखते हैं कि एज्यूम दैट द ईटेबल्स इन द कंटेनर रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ईटेबल्स जो कंटेनर्स हैं हमारे, कितना हमारा बचा, मतलब एग्जॉस्टिबल मिनरल्स एबिलिटी के हिसाब से, जैसे कि हो गया कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये सब जो है हमारे लिमिटेड है। ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न, हर ग्रुप में हमने एक डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न बनाया है। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी? क्या पहले जनरेशन जो थी वो ज़्यादा ग्रीडी थी? इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप्स वर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर द देम। क्या उस वाली जो जनरेशन थी वो हमारे, उसने दूसरी ग्रुप के लिए कुछ बचा कर रखा है, या उसने कितना यूज़ किया, कितना उसने कंज्यूम किया, क्या आने वाली जनरेशन के लिए कुछ रखा? इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब इस चैप्टर में हम कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हो गया कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस।
These were formed from the dead remains of living organism fossils, so they are all known as fossil fuels. ये हमें प्राप्त होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बच्चे कुछ जो पार्ट्स होते हैं, डेड रिमेन्स पार्ट्स होते हैं, उससे हमें प्राप्त होती हैं जो वो फॉसिल्स बोलते हैं. सो दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. ओके, चलिए देखते हैं अब आगे क्या क्या आता है इसमें. सबसे पहले आता है इसमें फर्स्ट कोल आता है. कोल, ठीक है. कोल मीन्स कोयला. तो यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट. आप लोगों ने कोयला तो देखा ही होगा, उसके बारे में सुना भी होगा. इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इट इज़ ब्लैक इन कलर. ये स्टोन की तरह हार्ड होता है और ब्लैक इन कलर होता है. ओके, कलर में तो ये ब्लैक होता है. तो कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड. कोल एक ऐसा फ्यूल है जो कि खाना बनाने के काम में आता है. अर्लियर, पहले समय में, इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन. पहले समय में ये रेलवे इंजन्स में भी प्रयुक्त होता था, जिससे कि उसमें भाप बनती थी और वो इंजन को दौड़ाया जाता था. यानी कि भाप का इंजन जब सुना होगा पहले आपने, तो वो कोयले से चलता था. कोयले डालते थे उसमें और स्टीम बनती थी. इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ये थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम में भी आता है. जैसे आप लोगों ने अगर पावर स्टेशन देखे होंगे, पावर हाउस जो होते हैं, तो उसमें कोयले से ही, थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है. ठीक है, लाइट जब बनती है. तो कोल इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़. कोल जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल के काम में भी आता है. स्टोरी ऑफ अ कोल. अब हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ कोल. तो कोल की स्टोरी क्या है, कि कहाँ से प्राप्त होता है और कब तक चला, कितना साल पुराना है, क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे. अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज. 300 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 lakhs होते हैं. तो कितने 300 मिलियन ईयर्स एगो की भी पहले की बात है ये, कि जब अर्थ पर क्या होता है, डेंस फॉरेस्ट थे. ठीक है, घने जंगल थे. इन लो लाइंग वेटलैंड एरिया, जब वो घने जंगल थे, गीला एरिया था, वेटलैंड एरिया था, उसमें घने जंगल थे. ठीक है, तो ड्यू टू द नेचुरल रिसोर्स प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, जैसे बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस होते हैं, जैसे कि बाढ़ आई, बहुत सारी हैवी फ्लड हुआ, तो वहाँ पर जो दिस फॉरेस्ट गॉट ब्यूरी अंडर द सॉइल. तो ये जो थे हमारे, ये क्या था, सॉइल के अंदर चले गए, मिट्टी के अंदर चले गए. एज मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर देम, जैसे जैसे इन पर बहुत सारी सॉइल जमा हुई, दे वर कंप्रेस्ड, तो वो कंप्रेस्ड हो गए. द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर. ठीक है, और क्या हुआ, जैसे जैसे उनका टेम्परेचर बढ़ा, वहाँ पर नीचे जब मिट्टी के अंदर थे वो, और उस पर मिट्टी की परतें चढ़ती चलेंगी, तो टेम्परेचर उनका बढ़ा, तो क्या था, वो और गहराई में जाते चले गए, तो उसमें वहाँ पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर मिला उनको वहाँ जाकर. तो क्या था, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड और प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू द कोल. डेड प्लांट्स जो थे धीरे धीरे कोल में कन्वर्टेड हो गए. तो एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, जैसा कि कोल में कार्बन होता है, पता ही होगा, कार्बन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से. तो द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, डेड वेजिटेशन का स्लो प्रोसेस, कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन. ठीक है, जब वो चेंज होते हैं, वेजिटेशन की वनस्पति जो होती है हमारी, वो चेंज होती है इनटू द कोल, कोल में चेंज होती है, तो इसका इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. तो द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू द कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल. ये जो होता है वनस्पति के बच्चे कुछ पार्ट से मिलता है. ठीक है, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल, इसको हम फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं. अब कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2. एक कोल माइन फिगर 5.2 में दिखाई गई है. ये कोल माइन रही है. ठीक है, दिखाई आ गई कोल माइन आपको, तो इसके बारे में आप लोग देख लेंगे. When heated in air, coal burns and produces mainly carbon dioxide gas. जैसे एयर में गर्मी होती है, हीटेड इन एयर, तो कोल बर्न्स, तो कार्बन को हम जब ऑक्सीजन के साथ जलते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो हो गई, तो C+O यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है. तो कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल एंड टार एंड कोल गैस. ठीक है, कोल जो होती है वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में यूजफुल प्रोडक्ट्स में भी काम में आती है, जैसे कि कोक हो गया, कोल टार हो गया एंड कोल गैस हो गई. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोक के बारे में. कोक, इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. ये एक टफ पोरस और ब्लैक सब्सटेंस है. इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, यह कार्बन की ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है. कोक इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स. ठीक है, कोक जो होती है
स्टील के निर्माण में बहुत काम में आती है, एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द, और बहुत सारे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में काम आती है। ओके, अब आता है कोल तार। तो इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लेजेंट स्मेल। ये एक तरीके का ब्लैक थिक लिक्विड है, इसमें एक अनप्लेजेंट सी स्मेल आती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। ये 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। प्रोडक्ट्स obtained from the coal tar are used as starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and in industries like synthetic dyes, drugs, explosive perfumes, plastics, paints, photographic materials, roofing materials, etc. ठीक है, कोल तार से जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हो गए एवरीडे लाइफ में हमारे इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, जैसे कि हो गया सिंथेटिक डाइस, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एटसेट्रा। ठीक है, अब क्या होता है, नेपथलीन बॉल्स भी आप लोग जानते होंगे। एक होता है नेपथलीन बॉल्स यूज टू रिपील मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द कोल तार। ठीक है, नेपथलीन बॉल्स होती है वाइट कलर की छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, जो आप लोगों ने अपनी मम्मी से पता करना, डालते हैं कपड़ों में डाली जाती हैं, इससे कीड़ा ना लगे, उसमें कॉकरोचेस को भगाने के लिए डाली जाती हैं। तो नेपथलीन बॉल्स यूज टू रिपीट मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द कोल तार। जो कोल तार से प्राप्त होते हैं, तो जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, रिपीट्स इंस्टेंट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार। ठीक है, ये सब नेपथलीन बॉल्स में हमें कोल तार से बनाई जाती हैं। तो ये किस काम में आती है, जैसे कॉकरोचेस को भगाने के लिए या फिर कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए ये काम में आती हैं। These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling of roads. अब इन दिनों क्या होता है, कोल तार की जगह पर बिटुमेन का प्रयोग करने लगे हैं, जो ये कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है एक तरीके का, और ये मेटलिंग, रोड की मेटलिंग करने के काम में आता है। अब आता है कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल से जो कोक बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें कोल गैस बनती है। ठीक है, कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। इट इज़ यूज्ड, ये बॉक्स पढ़ लेंगे आप। कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन इन 1810। कोल गैस जो सबसे पहले जो प्रयुक्त हुई थी वो स्ट्रीट लाइटिंग के लिए काम में आई थी लंदन में 1810 में। आप लोगों ने देखा गोबर गैस प्लांट लगाते हैं ना, तो उससे स्ट्रीट लाइटिंग बनती है, उसी तरीके का होता था। तो ये लंदन में करा गया था सबसे पहले, स्ट्रीट लाइटिंग जलाने के काम में आया था ये। एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820, और न्यूयॉर्क में जो होता है अराउंड 1820 में। Nowadays it is used as a source of heat rather than light। अब जो है ये हीट का सोर्स हो गया है, लाइट की जगह पर ये हीट के काम में आने लगा है। ठीक है, तो कोल इज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। तो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के पास जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होती हैं उसके लिए फ्यूल का भी काम करता है। अब आता है पेट्रोलियम। You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycle, scooters and cars। आप लोग जानते हो कि पेट्रोल जो होता है फ्यूल के रूप में उपयुक्त होता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स हो गया, जैसे कि कौन कौन से ऑटोमोबाइल्स हो गए, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड कार्स में हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं वो किससे चलते हैं, ट्रक्स से और डीजल से चलते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। और पेट्रोल और डीजल जो होते हैं एक नेचुरल रिसोर्स से प्राप्त होते हैं जिसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम। द वर्ड पेट्रोलियम इज डेराइव्ड फ्रॉम द पेट्रा एंड ओलियम इज एट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ एज शोन इन फिगर 5.4। द वर्ड पेट्रोलियम इज डेराइव्ड फ्रॉम द पेट्रा। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा प्लस ओलियम। तो पेट्रा मीन्स तो होता है रॉक और ओलियम मीन्स ऑयल। एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शोन इन फिगर 5.4। ये क्या होता है, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, रॉक्स उन दो चट्टानों के बीच में से उसे ड्रिल करके निकाला जाता है, अर्थ की सरफेस में होता है ये। तो डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म। क्या आप जानते हो कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम जो होता है समुद्र के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि समुद्र के अंदर रहते हैं ऑर्गेनिज्म, उनसे बनता है। एज दीज ऑर्गेनिज्म डेड, जब ये जो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं तो देयर बॉडीज सेटल्ड एट the bottom of the sea and got their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of the sand and clay। तो उनकी बॉडी जो होती है मतलब सी के बिल्कुल अंदर की सतह पर सेट हो जाती हैं, और जो कवर हो जाती हैं वो किससे, उन पर मिट्टी की परतें जम जाती हैं, सैंड और क्ले की परतें जम जाती हैं, लेयर से वो कवर हो जाती है।
ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स एब्सेंस ऑफ द एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ओवर मिलियन ऑफ ईयर, जैसे जैसे लंबा समय बीतता चला जाता है, ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स एब्सेंस ऑफ एयर, वहाँ पर एयर नहीं होती, मतलब समुद्र के अंदर एयर नहीं मिलेगी उसको, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण क्या होता है, ट्रांसफर द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो ये डेड ऑर्गेनिज्म है ट्रांसफर हो जाते हैं किसमें, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में, ठीक है। तो लुक एट द फिगर 5.4, इट शोज द डिपॉजिट्स ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फिगर 5.4 देख लेंगे, ये जो हमें दिखा रहा है कि पेट्रोलियम नेचुरल गैस कैसे डिपॉजिट होते हैं। यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ द वाटर। आप उसमें देख रहे होंगे कि जो लेयर है पेट्रोलियम और ऑयल की वाटर के ऊपर है। तो वाई इज इट, ऐसा क्यों है? तो रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट। आप लोग जानते हो कि ऑयल और गैस जो होते हैं वाटर से हल्के होते हैं और वो दोनों आपस में एक दूसरे में मिक्स भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसकी लेयर ऊपर होती है। अब ये येलो बॉक्स में देख लेंगे कि द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेनिनसिल्वेनिया यूएसए इन 1859। जो वर्ल्ड का पहला जो ऑयल हमने ड्रिल करा था वो पेनिनसिल्वेनिया में यूएसए में 1859 में ड्रिल किया गया था। 8 years लेटर इन 1867, जब 8 साल बीत गए तो 1867 में ऑयल वॉज स्ट्रक ऑफ एट मैक्यूम इन आसाम, ठीक है, आसाम में इन इंडिया। अब आ गया भारत की बात, तो भारत में एक जगह है आसाम, आसाम के मैक्यूम में 1867 में जो है ये ढूंढ निकाला गया था ऑयल। इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन आसाम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा, ठीक है। इंडिया में कुछ जगह हैं जहाँ पर ऑयल निकल जाता है, जैसे कि आसाम हो गया, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा। कृष्णा और गोदावरी के तट पर भी ये मिलता है। रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड। बताइए, अब पेट्रोलियम की रिफाइन की बात करेंगे, कैसे उसको रिफाइन किया जाता है। तो पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड, ओके। इट हैज़ एन अनप्लेजेंट ऑडर, इसमें एक बहुत अजीब सी अनप्लेजेंट स्मेल होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एटसेट्रा। ये बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मिक्सचर होता है, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल मतलब चिकनाई वाला तेल, और पैराफिन वैक्स भी होती है इसमें। तो द प्रोसेस ऑफ, ठीक है। अब हम इसकी बात कर लेंगे, जो पिक्चर दे रखी है देख लिया होगा आपने, वेल्स होगा, वेल्स बड़े बड़े है ना, तो ये खींचने की तरह है कि कैसे हम निकालते हैं, तो ठीक है। तो इसमें ये जो रॉक हो गई हमारी इम्परवियस रॉक होती है, ठीक है। सबसे नीचे होता है वाटर, फिर ऑयल, फिर गैस, ठीक है। और यहाँ से रिजर्वायर रॉक, ये रॉक होती है, ठीक है। यहाँ से इसको खींच लेते हैं और गैस में से निकाल लिया जाता है। तो इसका प्रोसेस बताया गया कौन सी लेयर किसके पास होती है और कैसे उसको हम करते हैं, ठीक है। अब ये आ गई पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये रिफाइनरी है, इसमें रिफाइन किया जाता है पेट्रोल को। तो सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। जो इतने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम मैंने बताया कि अभी उसके अंदर होते हैं, ठीक है, जो जो सामान सारा होगा कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसको सेपरेट करने की क्रिया को हम रिफाइनिंग बोलते हैं। इट इज़ कैरिड आउट ऑफ द इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी, ठीक है। और ये सारा काम जो होता है पेट्रोलियम रिफाइनरी में किया जाता है। जैसे फिगर 5.5 देख लीजिए आप, होती है ना, ठीक है। तो इसीलिए काम में आता है कि पेट्रोलियम को रिफाइन करना। तो किस में किया जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।